ठीक है, कल थे ना क्लास में आप सब? आप नहीं थे, ठीक है। अपवाद तंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ा सा हम आज कुछ नया देखने से पहले कल का थोड़ा सा एक सरसरी नज़र देखते हुए चलेंगे, रिवाइज करेंगे कल का क्या क्या पढ़े थे। तो अपवाद तंत्र बताइए, क्या होता है अपवाद तंत्र? हम्म? क्या होता है? कॉन्सेप्ट बताइए, परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। क्या बताया था, अपवाद तंत्र क्या होता है? कोई बताएगा? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हो। हाँ हाँ। हाँ, बहुत अच्छा बताया और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये नदी का मुहाना है ना? सॉरी, मुहाना बोल रहा हूँ, उद्गम स्थल है, ठीक है। यहाँ से ये जो भी डायरेक्शन तक या जहाँ तक इसका मुहाना है या जहाँ पर जाके ये गिरती है, ठीक है, ये जितना सफ़र तय करती है, इंक्लूडिंग इसके सहायक नदी, ठीक है, जो दाएं और बाएं और सहायक नदी की भी सहायक नदी, ठीक है, और इसके आसपास आने वाले क्षेत्र जो लाभान्वित होते हैं, ठीक है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? अपवाद तंत्र कहलाता है। ठीक है ना? कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? याद करो। सिंधु नदी से, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? पोखरचू या सोनेखिया ग्लेशियर से, ठीक है। दमनत से भारत में प्रवेश करती है। पुराने नोट्स को पलटाओ, थोड़ा सा सरसरी नज़र मारते हुए चलते हैं, ठीक है। चिल्लड़ तक बहती है भारत में, चिल्लड़ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 111 और 4, 1114 किलोमीटर, है ना? इसकी लंबाई है भारत में। कुल लंबाई कितनी, कौन बताएगा? 3180, ठीक है। कहाँ पर जाके गिरती है ये? अरब सागर की खाड़ी में, ठीक है। सिंधु नदी कंप्लीट, ठीक है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, इसको बाद में देखेंगे। और उसके बाद क्या था? पंचनद के बारे में पढ़े थे। पंचनद क्या था? JS, JC, RVS, ठीक है। बताओ क्रम क्या था? सतलज, ठीक है, ये पढ़े थे। इसका प्राचीन नाम क्या था? झेलम का वितिस्ता, हाँ, चेनाब का अश्कनी, ठीक है, पुरुषणी, और शतलज का शुतुद्री, ठीक है, और व्यास का विपाशा, ठीक है। इनका हम लोग देख लेते हैं, ये उद्गम कहाँ से होती है? झेलम कहाँ से उद्गम होती है? पीर पंजाल या शेषनाग झील की से उद्गम होती है। बारामूला दर्रा से। आपको दिख रहा है कि नहीं? मुझे दिख रहा है, वो डायग्राम मैंने बनाया था। बारामूला दर्रा से होते हुए, ठीक है। इसमें तीन मुझे योजनाएं दिख रही है, कौन कौन बताएगा? तीन योजनाएं कौन कौन सी होती है? तुलबुल, किशनगंगा, उरी, ठीक है। वूलर झील लास्ट में था, है ना? ये जाके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? चिनाब। चिनाब कहाँ से निकलती है? हाँ, चंद्रभागा, दो नदी हैं, दोनों मिलकर क्या बनती है? चिनाब बनती है, ठीक है। कौन से दर्रे से? बारह लाचा। वो क्या था? बारह मूला था, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि च से चिनाब और बारह लाचा, चा आ रहा है ना इसमें। झेलम, झेलम में ल आ रहा है ना, तो उधर बारह मूला, इधर बारह लाचा, याद करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ? बारह लाचा दर्रा से प्रवेश करी। अब इसमें, हाँ हाँ, सलाल दुलहस्ती बगलीहार, ठीक है। और कुछ था क्या इसमें? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या था? रावी। रावी कहाँ से? हाँ, वेरी गुड। हाँ, दर्रा कौन सा? रोहतांग दर्रा, वेरी गुड। और रंजीत सागर है, वहां पर एक परियोजना है, ठीक है। हाँ, सराय सिंध में, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या था? सतलज। सतलज राकशताल ग्लेशियर, और कहाँ से? शिप किला दर्रा,
है ना। शीप किला दर्रा से मैंने मुझे याद आ रहा है कि सतलज नदी में मुझे एक ट्रिक मैंने बताया था जो भाई को, नाइस है ना। तो उसको डिकोड करो, मैंने शुरू से। हाँ, भाखड़ा नागल, इंदिरा सागर परियोजना, को से कोलडेम, ना से नापड़ा झापड़ी, स से सरहिंद परियोजना। ये पूरा फिर सतलज नदी का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? व्यास नदी, व्यास नदी, हम्म, रोहतांग, ये भी रोहतांग दर्रा, है ना, कोक परियोजना, ठीक है। और ये जाके कहाँ मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है ना, ठीक है। उसे हरिके बैराज के पास मिलती है, ठीक है। ये याद होना चाहिए बिना बुक देखे, कल का पढ़ा हुआ। जब भी आप कुछ नया पढ़ो ना, तो क्या होता है, पुराने को भी आप एक बार तो पलट के देखना है आपको, ठीक है। हम डेली ऐसा करेंगे, ठीक है। अपवातंत्र पढ़ रहे थे, इसको नेक्स्ट स्लाइड करना है तो कैसे करेंगे? ये है क्या? ये, हाँ। अब गंगा नदी पढ़े थे कल, ठीक है। ये एक सैटेलाइट व्यू है, ठीक है, गंगा नदी का, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, ये गंगा नदी है, ठीक है। इसको मैंने, अब देखो हम लोग कल कैसे पढ़े थे, कुछ इस तरह सा डायग्राम बनाए थे क्या, है ना। वो समझने के लिए था कि इधर से सहायक नदी इनका आ रहा है, ठीक है। ये इधर से सहायक नदी दाएं से बाएं, ठीक है। और ये है एक्चुअल नदी जो कि सैटेलाइट से लिया गया व्यू है। मैं बोला कि एक बार आप लोगों को दिखा दूं कि गंगा नदी किस तरह से बहती है। ये यमुना नदी है, ठीक है ना। हम लोगों ने गंगा नदी कल बहुत तेज़ी से पढ़ा था, तो शायद ये कहाँ से निकलती है, कौन किसकी है, ये सब चीज़ नहीं पढ़ पाए थे। आज थोड़ा सा ब्रीफली देखते हुए चलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? हाँ, ये है पंचप्रयाग, ठीक है। मैंने अलकनंदा नदी में जब दो नदियां मैंने बताई थी, एक तरफ से अलकनंदा और एक तरफ से भागीरथी, है ना, यहाँ पर मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में मिलती है और फिर गंगा नदी का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये अलकनंदा नदी है, ठीक है। यहाँ पर धौली गंगा जब आके मिलती है अलकनंदा से, तो कौन सा प्रयाग बनाती है? विष्णु प्रयाग, ठीक है। 5 प्रयाग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है? हम्म, सबको समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना, सबको ही बोलेंगे, ठीक है। पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्णप्रयाग, ठीक है। अच्छा, ये एआई जनरेटेड थोड़ा सा मैप है, सॉरी इमेज है ना। तो ये रुद्रप्रयाग मेरे ख्याल से नीचे में आएगा, भले यहाँ पर दिख रहा है ये ऊपर में है, लेकिन ये नीचे में आके मिलेगा, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग, और क्या, अब इधर से आपका भागीरथी नदी दिख रहा है ना, ये आई, और यहाँ पर देवप्रयाग। इस तरह से आपके 5 प्रयाग कंप्लीट होते हैं, ठीक है। पंच प्रयाग इसको बोला जाता है ना। गंगा नदी पहाड़ों से दुर्गम रास्ता को कवर करते हुए आती है। तो जब मैदान में पहली बार कहाँ पर आती है, तो मैदान में सबसे पहली बार हरिद्वार के पास आती है। मतलब कि हरिद्वार तक, हरिद्वार के पहले तक ना पहाड़ों से ये रास्ता तय करके आती है ना। हरिद्वार जहाँ पर पहुँचती है, यहाँ से इसका मैदान शुरू हो जाता है। मैदान कैसा होता है? कैसा होता है? थोड़ा सा समतल होता है ना। ढलाव तो होगा ही, लेकिन अपेक्षाकृत पहाड़ों के थोड़ा समतल होगा। अब समतल होगा तो होगा क्या कि यहाँ पर जो नदी जो इतनी स्पीड से आ रही थी, ऊपर से गिरते हुए आ रही थी ना एकदम स्पीड से, यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाएगी। समझ रहे हो ना? यहाँ पे स्लो हो जाएगी, ठीक है। हरिद्वार, उत्तराखंड, फिर ये उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, और फिर पश्चिम बंगाल में जाते हुए डेल्टा का निर्माण करेगी और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, इस स्लाइड के पहले एक और स्लाइड देख लेते हैं। ये क्या है, समझ में आ रहा है आपको? पढ़ चुके हैं ना कल? क्या है ये बताओ? सहायक नदी है, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है इसमें, कुछ मिसिंग दिख रहा है क्या? इसके लिए एक ट्रिक भी बताया था मैं आप लोगों को, याद आ रहा है?
राम ने गोमती के लिए घाघरा लिया तो शारदा ने उसे गंदे से कोसा। ठीक है, ये एक सेंटेंस में आप गंगा नदी की सहायक नदी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस इमेज में रामगंगा दिख रहा है, आपको घाघरा दिख रहा है ना, गंडक, शारदा भी दिखी, है ना, कोसी। ठीक है, क्या चीज मिसिंग है इधर? गोमती नदी मिसिंग है, देखा, गोमती नदी मिसिंग है। ये इसलिए मिसिंग है, अरे यार, क्योंकि ये ना अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। ये इसकी जो गंगा की जो सहायक नदी है, ये सारी सहायक नदी ना पहाड़ से आती है, और गोमती नदी जो है ना वो यूपी से आती है। मैं आपको इसको आगे स्लाइड में बताता हूँ। ठीक है, हाँ, ये क्लियर हुआ ना? इधर से क्या, इधर से कौन कौन सी नदी है? यमुना, ठीक है, दामोदर इधर हुगली नदी में जाके मिलेगी। ठीक है, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर है ना? अच्छा, एक चीज और, रामगंगा दूधा टोली श्रेणी से यहां से निकलती। ठीक है, माप चाचुंगो हिमनद से कौन सी नदी निकलती? घाघरा नदी। ठीक है, शारदा नदी को काली नदी कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है, नेपाल से। ठीक है, ये आप इसका ओरिजिन भी लिख लो कि सहायक नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। ठीक है, क्या था ये? मैंने गोमती नदी को छोड़ा था ना, इसका इस यही एकमात्र सहायक नदी है गंगा नदी की जो मैदान से आती है, जिसका सोर्स क्या है पता है? सोर्स है एक गोमत ताल झील है, फुलहर झील, गोमत ताल के पास फुलहर झील पीलीभीत यूपी से निकलती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कहना चाह रहा हूँ? जो बाकी नदियां हैं सहायक नदियां गंगा की, वो पहाड़ से आती हैं। ठीक है, एकमात्र गोमती नदी है जो कि यूपी के मैदान से निकलती है। ठीक है, झील से निकलती है। ठीक है, तो ये है इसकी खासियत। ठीक है, कहाँ से निकलती है? गोमत ताल, फुलहर झील, पीलीभीत, यूपी से। ठीक है, एक स्लाइड छूटा था ना अपना, ये मैंने आपको बताया था ना कि गंगा नदी आगे चल के जिस जिस तरह से गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी दो मिलकर क्या बनाती है? गंगा नदी वहां से शुरू होता है ना, देवप्रयाग से। वैसे ही क्या होता है कि जिस तरह से दो नदी मिलकर बनता है ना, फरक्का के पास जाता है और फिर दो भागों में विभक्त हो जाता है ना? ये हुगली, यहाँ से हुगली नाम हो जाता है इसका, और यहाँ से ये पद्मा कहलाने लग जाती है, यही। ठीक है, क्या बोल रहे हो? गंगा नदी, ठीक है ना, ये दो धारा में बहने लगती है, और यहीं पर दामोदर जो नदी है ये इधर से हुगली नदी से आकर मिलती है। दामोदर नदी को किसका, बंगाल का शोक बोलते हैं ना? क्यों बोलते हैं शोक बंगाल का? कुछ पता है? देखिए, हम लोग इसको ही ना कवर करते हो ना, थोड़ा सा इसका रीजन भी जानते हो चलेंगे कि क्यों, रीजन क्या है करके, तो वो आपको ना लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि दामोदर नदी ना बहुत इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है, तो बहुत वेस्टेज जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत गंदगी जाती है। यहीं पर एक टर्म्स आता है जैविक मरुस्थल करके। जैविक मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? ना हो। ठीक है, तो जैविक मरुस्थल से आप क्या समझ रहे हैं? मतलब गीला एरिया हो, मतलब समझ रहे हो ना आपने, आपके टर्म्स में बात कर रहा हूँ। गीला हो, जैविक हो, फिर भी वहां पर ग्रोथ नहीं है, मरुस्थल जैसा है। तब हरा भरा तो है लेकिन मरुस्थल जैसा नहीं है। रीजन क्या है पता है? कि दामोदर नदी इतनी दूषित हो चुकी है कि इसमें बीओडी एक टर्म समझते हैं आप लोग? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं जिसको। इसका क्या टर्म्स होता है मैं बताऊं आपको? कोई जानता है क्या? पहले बताओ, कोई जानता है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होते हैं, जब नदी एकदम प्रदूषित हो जाती है ना, तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं।
और जो जितने उस पानी के जो बैक्टीरियाज होते हैं उस ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर लेता है। तो वहाँ पर मछलियाँ रहती है पानी में, और जलीय पौधे रहते हैं, वो सारे मर जाते हैं। वो इसीलिए क्या बोला मैंने, जैविक मरुस्थल का टर्म्स का यूज़ किया। ये बीओडी उसी के लिए यूज़ होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये फरक्का आप नोट डाउन कर लो ना, पश्चिम बंगाल के पास है। आवाज़ आ रही है ना क्लियर? पश्चिम बंगाल में है फरक्का। यहाँ से 2 भागों में बांटी जाती है, ठीक है। और इस नदी को मैंने किस चीज़ के लिए बताया था? हुगली नदी को किस चीज़ के लिए बताया था? इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नदी तो आगे जाके कहाँ जाएगी? बंगाल में जाएगी ना, बांग्लादेश में ना, ठीक है ना, आगे। तो हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत होगी, इसलिए ये फरक्का के पास ये नदी अलग हो जाती है और इसको हम लोग एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। इसको भी याद रखना, कभी मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा ना। तो हमारा जो जली मार्ग है ना, यहाँ से भी बंगाल की खाड़ी से जो जितना माल जाता है इसी नदी के थ्रू होकर जाता है, ठीक है। इसलिए हुगली नदी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है हाँ, ये क्या है? ये राइट साइड से जाने वाली नदियां है ना, सहायक नदियां गंगा की। तो ये यमुना है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ यमुनोत्री से निकलती है ना, उसको भी लिख लेना। सोन नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, जो कि हुगली में जाके मिल जाती है ना, ठीक है। और यमुना नदी जब जाती है यहाँ पे, तो गंगा, यमुना और सरस्वती तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन सी जगह है यहाँ पे जहाँ पर मिलती है? प्रयागराज। यहीं पर कुंभ लगता है। 4 जगहों में लगता है ना कुंभ, 4 जगहों में लगता है, उसमें से एक जगह ये भी है जहाँ पर कुंभ लगता है, ठीक है। सरस्वती नदी जो है ना, वो विलुप्त हो जाती है ना। पहले बोला जाता था, पौराणिक कथाओं में मान्यता थी कि सरस्वती नदी यहाँ पर आकर मिलती है और किसी कारणवश वो मतलब जमीन से चली जाती है, वो अंदर से मिलती है ऐसे करके, ठीक है। तो सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती हमको, ये विलुप्त हो जाती है। पर याद रखिएगा आप लोग कि गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज है, ठीक है। ये इतना क्लियर है ना, कल पढ़े थे ना हम लोग। यमुना के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, बंदरपूछ की चोटी से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है, प्रयागराज में जाकर मिलती है, ठीक है, गंगा नदी में। ये क्या है? क्या समझ में आ रहा है देख के आपको? हाँ, डेल्टा है ना। ये जो गंगा नदी मैंने बताया था ना कि लास्ट में जाकर ये सुंदरवन का बहुत अच्छा डेल्टा बनाता है करके, ये वही डेल्टा है ना। क्या होता है, जब नदी अपने साथ बहुत सारा गाज या फिर अवशेष लेकर बहा कितने हुए आती है ना, तो उसको छोड़ती है। क्यों छोड़ती है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ढाल और स्लोप बहुत कम हो जाता है, इसलिए वहाँ पर छोड़ती है और इधर उधर रास्ते से निकल जाती है, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। और इसको सुंदरबन का डेल्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष अधिकता है। सुंदरी वृक्ष के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये इधर समुद्र से कांटेक्ट होता है ना, इधर ये थोड़ा सा समुद्री पौधा है, बोल सकते हैं आप, पेड़ है, ठीक है। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स मैग्रो, हाँ। ये हेलोफाइट्स करके एक टर्म्स आता है साइंस में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसकी जड़ें ना निकली होती हैं ऊपर की ओर, ठीक है। वो सलाइन वाटर समझते हैं ना, जैसे कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो वो जड़ निकली हुई होती है, ठीक है। चलो ठीक है, उसमें नहीं जाते। ये डेल्टा समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी, ठीक है। इसको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। ये जब हिमालय बना नहीं था ना, तब से गंगा नदी बह रही है, ठीक है। इसलिए इस
इसका जो उल्लेख है ना बहुत पुराण उसमें भी मिलता है। खैर हिमालय तो और भी बहुत पुराना है, पर हिमालय बनने टेक्टोनिक थ्योरी समझते हो ना? ठीक है, क्या हुआ था बताओ, कोई बताएगा? हाँ हाँ। क्यों उठने लगी? क्यों क्यों उठने लगी बताओ, देखो बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। ठीक है, क्या हुआ था, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ये इधर, ये गोंडवाना लैंड था ना, ये फ्लोट होते हुए आई ऐसे, ठीक है, यहाँ पर आके टकराई इससे। इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं, हैरी हेस ने दिया था ना इस थ्योरी को। अब ये टकराई यहाँ पर से, तो यहाँ पर सीमांत बल, अभिसरण बल का लगता है। तो वलन की प्रक्रिया होती है। वलन की प्रक्रिया किसको बोलते हैं पता है? जैसे कि सपोज ये आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा विजिबल देखो, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। ये क्या है, तिब्बत का पठार है ना, रखा हुआ है पहले से है ना। जो ये इधर सरकते हुए आई और सरक रही है, अभी भी सरक रही है ना ये। अभी सरकते हुए क्या हुई देखो, ये तो ऐसे ही है, अब ये वलन पड़ गया इसमें, ये पहाड़ जैसा उठ गया ना, तिब्बत का पठार तो वहीं पर है ना, उठ गया ना, ये वलन की प्रक्रिया है। ऐसे ही वलन इधर भी पड़ने लगे, ठीक है। तो ये उठने लगी भूमि, कहीं कहीं पर धंसने लगी, ठीक है। तो उसके भी पहले ये गंगा नदी, टेथिस सागर था बीच में, है ना, उसी के संकुचन पर ये सब चीज़ का हुआ है। बहुत सारी क्या बोलते हैं अवशिष्ट इसके नीचे दबी पड़ी थी, ठीक है। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, सुने होंगे ना आप लोगों ने। वो अभी भी खसक रहा है, हमारे कई सालों के बाद वो और ऊंचा हो जाएगा हिमालय, ठीक है। उससे पहले की नदियां हैं ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ठीक है। गंगा नदी क्लियर हुआ, है ना। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, ये देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको? से क्या बोल रहे हैं? ये लिखा है विश्व की छत, एक उद्गम स्थल और तीन महानदियां। मतलब कि ये जो मानसरोवर झील है ना, ये बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है। लगभग इसकी औसत ऊंचाई 4,500 से भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर से बहुत ऊंचाई में है। यहाँ से माना जाता है कि तीन नदियाँ उद्गम होती है, एक तो सिंधु नदी, ठीक है, और एक सतलज नदी, है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। जब सैटेलाइट से देखा गया ना तो पता चला, हम पुराने जो नोट्स हैं या फिर पुराने बुक्स हैं उसमें हम लोग पढ़ते रहते हैं ना कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। हाँ, पढ़ते हैं ना। तो ये अपडेट किया गया है, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। हाँ, ये कैसे हो गया? क्या बोल रहे थे? क्या? कांगयू झील ये है, ठीक है। अब देखो आसपास वहां पर ग्लेशियर है ना, ये जो नदियां हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं, इसका सोर्स क्या है जल का? क्या सोर्स है? ग्लेशियर है सोर्स। जल कहाँ से आता है उसमें? जब रोज ग्लेशियर पिघल रहा है, ऐसा है क्या कि आज नहीं पिघल रहे हैं, अभी भी पिघल रहे हैं। तो ये कौन सा ग्लेशियर है ना, कौन सा, लेकिन हमको ऑथेंटिक आंसर लेते हुए जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो अपना दिमाग थोड़ा सा साइड में रखना। मानसरोवर रहेगा तो मानसरोवर मारना, आंगसी ग्लेशियर रहेगा तो आंगसी ग्लेशियर मारना, ठीक है। ये अपडेटेड है, इसको अपडेट कर लीजिएगा कि यहाँ से निकलती है। हाँ रख सकते हैं, है ना। वैसे तो अब पीएससी इन सब चीज़ों से बच रहा है, डबल आंसर को फंसा नहीं रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए ये चीज़ याद करना ज़रूरी है कि मानसरोवर से ही नहीं, आंगसी ग्लेशियर से भी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ें। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, मानसरोवर झील के पास पहले येमचुंगडुंग, ठीक है, ग्लेशियर माना जाता था। नवीनतम शोध आंगसी को सही स्रोत मानते हैं। पहले येमचुंगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है करके मानते थे, मानसून झील, येमचुंगडुंग, ग्लेशियर। लेकिन अभी जो वास्तविक स्रोत है ना, सही स्रोत, उसको आंगसी ग्लेशियर को माना जा रहा है, ठीक है।
साइड में रखे रहिएगा, ठीक है। जब भी पूछे अपने विवेक के अनुसार आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। मानसरोवर है तो मानसरोवर को टिक करो, ठीक है। येमचुंगडुंग है तो येमचुंग को टिक करो, ठीक है। और फिर आंगसी है तो आंगसी को टिक करो। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है ना, वो कहीं कहीं पर कुछ कुछ चेंजेस है नाम, ठीक है। कहीं पर कुछ बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र तो बहुत बाद में नाम दिया जाता है, उसको तो और कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो तिब्बत जो क्षेत्र है जहाँ से निकलती है वहाँ पर क्या बोलते हैं? सांगपो। सांगपो में टी साइलेंट है ना। यारलुंग सांगपो बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे बहती है? जैसे कि ये हिमालय है ना, हिमालय ऐसे है ना, पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है ना हिमालय, है ना। तो इस साइड गंगा नदी बहती है इसके नीचे, ठीक है। और इसके पैरेलल उस पार बोल सकते हैं, इस पर बहती है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से यू टर्न लेते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। समझ में आ रहा है ना? हम्म। सांगपो है, सांगपो है, ठीक है। कहाँ पर लिखा है सांगो? ये ये है क्या? सांगपो मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। हाँ। हम्म। अच्छा, सांगपो, ठीक है ना। तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं? सांगपो। हिमालय के समानांतर पैरेलल बह रही है। जैसे हिमालय इस साइड है तो उस साइड मैंने बताया ना, इस साइड गंगा बह रही है, उस साइड ब्रह्मपुत्र बह रही है ना। और फिर उसके बाद कहाँ पर आती है ये? तिब्बत के बाद कहाँ से प्रवेश करती है? असम में। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको? तिहांग, सिहांग, ये सब चीज़ बोला जाता है, ठीक है। इधर ही थोड़े पर्वत तीखे मोड़ वाले हैं, है ना। उसके बाद वो आती है असम में। असम में इसको नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र का। इसके लिए भी याद रखना, असम में दो नदियां मिलेंगी, ठीक है, लोहित और दिबांग करके। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, तो उसको भी याद रखना, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पर असम में बोला जाता है ना, नाम याद रख लो ना। उसके बाद फिर जमुना, कहाँ पर? बांग्लादेश में, ठीक है। इतने नामों से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र, है ना। ये क्या है? नामचा बरवा, ठीक है। ये नामचा बरवा एक पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं से ही ये सॉरी, यांग याप दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है। यांग याप, यांग याप दर्रा, ठीक है। इससे भारत में प्रवेश करती है। और नामचा बरवा पर्वत है ना, यहाँ से एक यू टर्न मारती है बहुत, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ढाल ज़्यादा है, तो पहाड़ अगर ज़्यादा मतलब तेज नुकीले पहाड़ आएंगे तो वहाँ से वो तो सडन मुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर ये पहाड़ नहीं होता तो हो सकता है कि उधर ही म्यांमार साइड चले जाती, है ना। तो यहाँ से ये यू टर्न मारती है, यू टर्न मारती है और एकदम गहरे खड्डे का निर्माण करती है। गहरा खड्डा मतलब कितना गहरा खड्डा हो सकता है? इस यहाँ पर जो गड्ढा बनता है ना, मतलब यहाँ पर जो गड्ढा होगा, समझ रहे हैं ना। तीखे मोड़ से यू टर्न लेते हुए नामचा बरवा से, इसकी ऊंचाई मेरे को याद आ रहा है, एक बार आप चेक चेक कर लेना। नामचा बरवा की जो ऊंचाई है 7 सॉरी 5 और ये 7, ठीक है, मीटर इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो गड्ढा बनता है ना, यहाँ पर जो गड्ढा बनता है इसको महाखड्डा के नाम से जानते हैं, जिसकी गहराई है 5,500 मीटर, ठीक है। इतना गड्ढा गहरा बनता है, इसको इसीलिए महाखड्डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से यू टर्न लेते हुए, ठीक है। और ये क्या है? इसी को ही क्या बोलते हैं? यू टर्न लेती है तो द ग्रेट बैंड के नाम से भी जाना जाता है। नामचा बरवा पहाड़ से ही वो घूम के, ठीक है। नेक्स्ट है क्या अब असम में पहुंच गई नदी? अरुणाचल प्रदेश में थी अभी, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया था कि असम में इसको क्या नाम देते हैं? हाँ, ब्रह्मपुत्र ना। वो कैसे नाम मिलता है इसको मैं बता रहा हूँ। देखो, वहां से दिहांग, दिहांग है ना अभी अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग नाम यानी कि वो अभी अरुणाचल प्रदेश में है। ये मेन धारा है ब्रह्मपुत्र का। अब यहाँ से ये आ रही है, पासी घाट के पास रुकी, ठीक है, रुकी नहीं मतलब फ्लो ही हो रही है। तो ये यहाँ से दिबांग नदी निकल रही है, ठीक है, दिबांग नदी मिली प्लस लोहित नदी मिली, ठीक है। तो दिहांग, दिबांग और लोहित, ये तीनों नदी मिलकर क्या बना रही है? ब्रह्मपुत्र नदी बना रही है, ठीक है। सो जो तीन नदी मिल रही है इसका जल तो बहुत सारा बढ़ गया होगा। और असम जो है ना थोड़ा सा समतल जगह है, अरुणाचल प्रदेश तो फिर भी एक पहाड़ों वाला क्षेत्र था। जो नामचा बरवा, बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में घुसे। नामचा बरवा, नामचा बरवा, ऊंचाई इसकी कितनी? 7757, 7757, ठीक है। दिहांग, दिबांग और लोहित नदी तीनों मिलकर क्या बनाती है? बोलते रहो बोलते रहो, ठीक है। ये क्या है? हाँ, बांग्लादेश, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी। अब यहाँ पर जमुना बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? जमुना बोला जा रहा है मतलब वो एंटर कर चुके हैं बांग्लादेश में। ये तो आपको बांग्लादेश दिखाई दे ही रहा होगा, ये बांग्लादेश, ठीक है। ये पद्मा है, मैं बताया था ना, इधर से आपका दो भागों में हुगली है, हुगली इधर से पद्मा, यहाँ पर गंगा थी। ये कंफ्यूज मत होना, नहीं समझ में आ रहा है? गंगा नदी क्या थी? गंगा नदी गंगा होने के पहले अलकनंदा और भागीरथी थी, देवप्रयाग में मिली तब वो गंगा हुई। फिर यहाँ पर गंगा का सफर यहीं तक था, समझ लो, ठीक है। फिर ये दो भागों में बट गई, ये हुगली और पद्मा। पद्मा और जमुना जाके मिली, ठीक है। फिर ये नदी क्या कहलाने लगी? मेघना। नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो अंततः जो मेघना नदी है ना, ये बनाती है सुंदरबन का डेल्टा इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको पढ़ लेते थोड़ा सा। क्या है? मोड़, धुबरी असम के पास अचानक 90 डिग्री का दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये सोच लो, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है। ये जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ये असम के पास ना, असम में धुबरी है, धुबरी में ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ना, 90 डिग्री समझ में आता है ना? ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण होता है ना, जो कि एकदम शार्प मोड़ होता है, ठीक है। ये धुबरी के पास से ये ब्रह्मपुत्र नदी सीधा 90 डिग्री मुड़ जाती है, ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन, कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है ब्रह्मपुत्र नदी? कहाँ पर बनाता है? धुबरी के पास में, ठीक है। धुबरी के पास से मुड़कर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है, जमुना। वहीं गंगा की दो धाराएं होती है, हुगली और पद्मा। पद्मा और जमुना मिलकर क्या बनाती है? मेघना। बोलते रहो तभी याद होगा, नहीं तो फिर पेपर हॉल में बैठे रहोगे और फिर गंगा है कि पद्मा है कि क्या, ये सब चीज़ आपको कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है? बोलते रहना, बार बार घर में जाके प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ प्लेस है वो, ठीक है। ये वही है जहां मैंने पहले बताया था। और ये ग्रैंड फिनाले मतलब कि लास्ट में मैंने बताया ना, लास्ट में ये मेघना बन जाती है, ये उसी को बोल रहे हैं। मोड़, धुबरी के पास से 90 डिग्री की मोड़ लेती हैं, हाँ, जमुना कहलाती है, कहाँ? बांग्लादेश में, ठीक है। नया नाम मिलता है उसको। फिर महासंगम होता है, महासंगम किसका किसका? गंगा जिसे यहाँ पद्मा कहते थे, पद्मा मिलती है कहाँ से? जमुना से। जमुना, दोनों महासंगम हुआ। महासंगम के बाद नई नदी बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मेघना, ठीक है। और ये मेघना नदी जो है वो सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? पूरा ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन का डेल्टा बना दिया हम लोग, गंगा और उसको मिला के ब्रह्मपुत्र नदी को।
उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है ये? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, इसको सीधे याद करना है। ये दाएं से है सहायक नदी, ये बाएं से है सहायक नदी। ठीक है, क्या है? सुबनसिरी, कामेग, मानस, संकोश और तीस्ता। तीस्ता को स्टार मार्क पॉइंट बनाना भैया, इसके बारे में एक फैक्ट है ना। नीचे में क्या है? दिबांग, लोहित, इसको तो पढ़ ही चुके हैं। दिबांग लोहित मिलके क्या बनाती है? क्या बनाती है? ब्रह्मपुत्र। दिबांग और लोहित बनाती है ब्रह्मपुत्र। कहाँ पर बनाती है? असम में। असम में ही बोलते हैं उसको ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और फिर बूढ़ी दिहांग, ठीक है, फिर धनसिरी, फिर कोपिली, इधर से। इसको रटना है, इसमें समझने वाली बात कोई नहीं है। नाम उल्टा पुल्टा हो, कुछ भी हो, वहां पर कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना, रटने वाली चीजें हैं, रट लो। कॉन्सेप्ट होने वाली बात होगी उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, उतार रहे हो क्या? हो गया? नेक्स्ट है तो हमने लोहित नदी पढ़ा था ना। लोहित नदी को खूनी नदी बोलते हैं, ये फैक्ट है, लिख लीजिए। ठीक है ना। लोहित नदी को खूनी नदी क्यों बोलते हैं? क्या बोले? बोले, थोड़ा जोर से बोला करो। लाल है, क्यों लाल है भाई? सब पानी का रंग तो थोड़ा नीला नीला दिखता है और फिर कलरलेस दिखते हैं। हाँ, मिट्टी और, हाँ, ऐसा तो नहीं कि खून वून का कुछ ऐसा तो नहीं है ना, है ना, कुछ वही रीजन होता है। यहाँ पर समझने वाली चीजें होती है कि ये खूनी नदी इसलिए कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक नदी है ना, दूषित नदी बोलते हैं जिसको, डंकनी शंकनी, डंकनी शंकनी बोलते हैं ना। शंकनी नदी का कलर लाल है। वो भी उस एरिया से आती है जहाँ से मिट्टी का कलर लाल है, थोड़ा सा प्रदूषित एरिया से, बहुत प्रदूषित नदी, इसलिए उसका कलर लाल दिखता है। ठीक है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि क्या बोलते हैं, ये नदी जहाँ से फ्लोट होके आती है वो लेटेराइट मिट्टी का एरिया है। लेटेराइट मिट्टी यानी कि मुरुम समझते हैं ना, है ना, जहाँ पर मोटे अनाज होते हैं। जब मिट्टियाँ पढ़ेंगे ना तब उसमें बताऊँगा। ठीक है, तो इसका उस वजह से लाल है। ठीक है, और वो मिट्टी जो है आयरन के कण कैरी करती है। ठीक है, उसमें मतलब कि लौह तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस नदी का रंग लाल है। एक कॉन्सेप्ट और है। ठीक है, भूपेन हजारिका जो सेतु है ना, जो सबसे लंबा नदी पुल है वो इसी नदी पर है। मतलब क्या होता है कि लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है ना, तो यहाँ पर ही पुल है। लोहित नदी दिबांग दिहांग जो बताया था ना, उसी संगम के पहले ही वो पुल है। ठीक है, अब हाँ, ये हुआ, क्लियर हुआ। लोहित खूनी नदी हुआ, लोहित नदी हुआ। इस पुल की लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। तो इतना लंबा पुल है ना। नेक्स्ट है तीस्ता। तीस्ता नदी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है ना कि क्या बोलते हैं, गंगा नदी इस साइड बहती है, बीच में हिमालय है, उसके पैरेलल में आपका ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। ठीक है, अब मैं अगर आपको ये बोलूंगा, तीस्ता नदी तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना, लेकिन अगर बोलूंगा आपको मैं कि तीस्ता नदी पहले गंगा नदी की सहायक नदी है, तो कैसा लगेगा? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? हुआ है तो हो सकता है। सुनो, देखो, तीस्ता नदी के पीछे ना एक कहानी थी। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में रखा हुआ है। ठीक है, 1787 के पहले तक तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी थी। समझ में आ रहा है? तो तीस्ता नदी कोई वो है क्या, मतलब ह्यूमन है क्या जो मतलब अपना मन चाहे तो आज इसकी सहायक नदी बनूंगी, कल उसकी सहायक नदी बनूंगी, ऐसा कर सकती है क्या? तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ प्राकृतिक आपदा आया होगा। ठीक है,
मैं इसके पीछे स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे, है ना, समझ में आ रहा है। तो 1787 में कुछ ऐसा हुआ था, आप लोग सर्च करना इस चीज़ को, ठीक है, कि क्या हुआ रहा होगा। कुछ प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसमें भूमि धंस गई होगी, उठ गई होगी, कहीं से ब्लॉक हो गया होगा, कि तीस्ता नदी जब गंगा नदी की सहायक यहाँ से ब्लॉक हो गया होगा, ये इसको रास्ता नहीं मिला होगा, यहाँ की भूमि धंस गई होगी, तो ये जाके इसको कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ली होगी और ये ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गई होगी, ठीक है ना। तो 1787 के पहले ये गंगा नदी की सहायक नदी थी, ठीक है, और ये बोल रहे हैं भीषण बाढ़ के बाद अचानक अपना मार्ग बदल लिया और ये सीधे ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गई। तो तीस्ता नदी बाद में जाके मिली है, पहले ये क्या थी, गंगा नदी की सहायक नदी थी। कब थी, पहले, ठीक है, बाद में कुछ प्राकृतिक आपदा हुई, उसके बाद इसको अपना मार्ग में परिवर्तन करना पड़ा। नेक्स्ट है, क्या समझ में आ रहा है ये, गुम्फित मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, ये क्या होता है देखो ये इस चीज को देखो, ये चीज को पहले देखो, ऊपर मत देखो, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या दिख रहा है ना, ये ब्रह्मपुत्र की नदी दिख रही है आपको, ये यहाँ पर मोटी है ना, ढाल कम है, समझना बात को, पहाड़ से आई हुई नदी है, अपने साथ क्या क्या कैरी करी होगी, गाद कैरी करी होगी, बहुत सारा अवशिष्ट लेकर चल रही होगी, बहुत सारा, ठीक है, मलबा लेकर चल रही होगी। अब ये थोड़ा सा समतल एरिया आ गया ना इधर असम साइड में, तो यहाँ पर इसका स्लोप कम हो गया, धीरे बहने लगी। अब धीरे बहने लगी उसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये गाद बहा कर लाई यहीं पर छोड़ दी ना, जैसे समझो इस चीज को समझो, जैसे कि मैं ब्रह्मपुत्र नदी, मैं आ रहा हूँ इधर से, गाद बहा कर लेके आया, इधर तो समतल है भैया, अब मैं कहाँ से बहूँ, ठीक है, यहाँ तक रुक गया, लेकिन ग्लेशियर तो पिघल रहा है ना, वो तो डेली पिघल रहा है क्या, यहाँ पर आके मैं जब तक रुका तब तक समतल था, जब तक उसकी कैपेसिटी थी वहां जगह को वो रोक के रखा मेरे को, ये मैं पानी हूं ना, अब ये पानी फ्लो आ ही जा रहा है मेरा, बढ़ा, तो मैं इधर से निकलूंगा और इधर से निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, वैसे ही इधर से देखो, इधर से निकला, इधर से निकला, समझ में आ रहा है, और यही गुम्फित घाटी बोलते हैं इसी को, जो बनता जाता है ना, ये इधर से निकला पानी, ठीक है, तो ये जगह समतल और ढाल की कमी होने की वजह से ये गुम्फित घाटी का निर्माण करती है, क्या कौन निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ढलान में कमी बताया ना, कारण ढलान में कमी असम घाटी में प्रवेश करती, तो ऐसे बहुत सारी घाटियां बनाती जाती हैं और बीच में यहाँ इतनी बड़ी हो जाती है, इतने समय से बना रही है कि ये लाती गई, ये ऐसा था क्या एक ही बार ला के छोड़ा ये, अब ये नदी तो डेली आ रहा है ना, गाद तो डेली लेके आ रहा होगा, है ना, मलबा तो डेली लेके आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये इकट्ठा होते गया, समय बीतता गया, ठीक है, और ये इसी तरह से गुम्फित घाटी का निर्माण करते गई। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, ये हर जगह देख रहे हो ना, यहाँ पर घाटी बना है ना, यहाँ पर घाटी बना है, तो इसी को ना टापू वाली नदी भी कहते हैं, है ना, या गुम्फित घाटी वाली नदी भी कहा जाता है। देखो कितनी सारी टापुआं आपको दिख रही है ना, दिख रही है ना, उसको टापू है। अब एक टापू आता है इसमें माजुली द्वीप करके, असम कहाँ है वो, असम में है, ठीक है, और उसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, तो सोचो ना, ये इसी नदी पर है, इसी जगह पे है ना, ये है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ बड़ा नदी द्वीप है जो कि नदी के बीच में है। कौन सी नदी पर है, ठीक है, समझ में आया ना ये गुम्फित घाटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं रुक के समझा रहा हूँ, याद करने वाली चीजें होती तो मैं क्या बोल देता आपको, दिमाग ही नहीं लगाना है, चुपचाप याद करो, ठीक है। गुम्फित घाटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे बनाती है, लेकर आती है, हम्म 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 वेरी गुड, ठीक है, कारण क्या है उसका, ढाल में कमी आती है ना, अगर तीव्र ढाल होती तो सोचो क्या होता, ये बनाती ढाल,
मतलब बनाती, सीधे निकल जाती, है ना। अगर कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती तो अपना दिमाग लगाया करो, सोचो अगर यहाँ पे ढाल होती तो ये गुम्फित घाटी का निर्माण करती क्या, नहीं करती, है ना। और क्या होता है, अत्यधिक अवसाद, जो अवसाद लेकर आई होती है उसको छोड़ती है ना। इसी तरह से टापू वाली नदी का या गुम्फित घाटी बोला जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं, क्या समझ में आ रहा है। माजुली द्वीप है, इसी के बारे में बोल रहा था। अब देखो ये द्वीप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, सोचो नदी आसपास बह रही है, अगर छोटा मोटा द्वीप होता तो मैं यहाँ पर बसा सकता था क्या, लेकिन ये इतना बड़ा द्वीप था, इतने समय से था कि यहाँ पर लोग बसने लगे, कि इसको पूरा एक शहर का नाम दे दिया गया, है ना। मतलब ये एक हिस्सा हो गया, समझ रहे हो ना। एक एक समय रहा होगा जब इस द्वीप का निर्माण नहीं रहा होगा, गुम्फित घाटी की अवस्था पैदा हुई होगी, हुई होगी नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर ये गाद को बहाते ले जाकर छोड़ता गया होगा, छोड़ता आज माजुली द्वीप इतना सा है, वो इतना हुआ होगा, इतना से इतना, इतना से इतना, फिर इतना इतना बड़ा हो गया कि ये एक पूरा का पूरा जिला बन गया, ठीक है। तो माजुली द्वीप पूरा एक, और इसमें हाँ लोग बसने लगे ना, और टापू में नहीं बसते थे, लेकिन ये इतना बड़ा था कि यहाँ पर लोग, एक सिटी बन गई, ठीक है, यहाँ पर लोग बसने लगे, ठीक है। निर्माण, क्या बोल रहे हैं, कुछ कोई कुछ बोलो। हाँ उसी से ही जो द्वीप बना है ये उसी कॉन्सेप्ट से बना है, ये आप देख रहे हैं ना, गुम्फित घाटी में बताया था, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तक आके रुकी, स्लोप कम था, ठीक है, कुछ देर तक रुकी, लेकिन बर्फ तो पिघल रहा है ना, ग्लेशियर तो पिघल रहा है, पानी तो आ ही रहा है भैया इधर से। अब ये जाने का रास्ता कभी ना कभी तो, जितना दिन तक होल्ड करके रखी रखी, एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन, साल भर, जब तक उसकी कैपेसिटी थी उस समतल एरिया की, अगला दिन तक होल्ड नहीं कर सकी तो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, अब दो रास्ते में निकली, फिर जाके इधर जाके मिल गई, ठीक है। तो ये जो बना वो द्वीप बना, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे टापू दिख रहे हैं ना यहाँ पे। टापू किसको बोलते हैं, टापू किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। हाँ उसको टापू बोलते हैं, चाहे वो नदी हो चाहे वो समुद्र हो, ठीक है। चारों तरफ पानी है और बीच में एक भूखंड है, उसको टापू बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी टापुआं बनाते बनाते एक पूरे माजुली द्वीप का निर्माण कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरह से फिर यहाँ शहर बसाया गया, इतना बड़ा हो गया था, ठीक है। निर्माण क्या है, इसका निर्माण देख लेते हैं। यह विशाल द्वीप ब्रह्मपुत्र के गुम्फित जलमार्ग और अवसाद के जमाव का प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है। ये बहुत मानक शब्दों में बोला गया है, उसी चीज को मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू बताया, है ना, कि कैसे गुम्फित घाटी निर्माण करती है। विशेषता क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा बसावट वाला नदी द्वीप है। मैंने बताया ना कि हर द्वीप में नहीं बसते हैं, है ना, ये इतना बड़ा हो गया कि यहाँ पर बसना पड़ा, मतलब लोग बसने लगे, ठीक है। इसको एक पूरा जिला घोषित कर दिया गया असम सरकार के द्वारा, ठीक है। ये इतना बड़ा हो गया था, लोग बसने लगे थे। आगे बढ़े क्या, बाकी क्लियर है ना पीछे का। हम्म इससे क्या मतलब समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा ना स्ट्रेस दिया करो दिमाग में कि क्या है, क्या चल रहा है। हम्म हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग, मतलब एक राष्ट्रीय जलमार्ग हमने पढ़ा था गंगा नदी में, कहाँ से, हाँ हुगली नदी में भी, कहाँ से पढ़ा था, गंगा नदी में पढ़ा था, इलाहाबाद से हल्दिया तक, हल्दिया तक, वो क्या था, नेशनल, मतलब नेशनल वाटरवे वन, ये क्या है टू। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है करके, वो गंगा नदी पे है, कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया तक। मैं सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना, आपने नोट डाउन किया है ना, कल मैंने नोट डाउन कराया था, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है बोलेंगे तो वो कहाँ पर है, सादिया से धुबरी तक, कौन सी नदी पर है,
ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। तो सोचो ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर पूरा नौकायान होता है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जो चीज़ें रास्ते के थ्रू नहीं, मतलब इजी पड़ता है, तो जल मार्ग इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से बना बना हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना नेशनल हाईवे क्या होता है, और मतलब क्या होता है नेशनल हाईवे, क्या होता है? हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, है ना। हाँ, ठीक है, नेशनल हाईवे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। वैसे ही यही है कि अगर ये स्टेट में होता, एक एक जल मार्ग हम लोग वहाँ पर भी पढ़ते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ आप लोग पढ़ रहे हो क्या? छत्तीसगढ़ में भी है, पढ़ोगे ना तो बताएंगे आगे। कोंटा से कुनवरम तक जाता है, उसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भी एक जल मार्ग है। उसको उसको नेशनल हाईवे, मतलब नेशनल क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग क्यों नहीं बोले? स्टेट में है, बड़ा नहीं है, ये 2-3 स्टेट को कवर कर रहा है भाई, इसलिए ये नेशनल हुआ। स्टेट हाईवे का मतलब समझ रहे हैं ना, ये गौरव पथ क्या है, स्टेट हाईवे है ना। ये जो मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में जो रोड बने हैं, ये जो इसी के अंदर सीमित है, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये स्टेट हाईवे है ना। वहीं वो बीच से कटा है, NH30, NH44, ठीक है। ये रास्ते क्रॉस करती है, कहाँ क्रॉस करती है? अदर स्टेट में, ठीक है। तो इसलिए उसको नेशनल कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ पर क्लियर करो। राष्ट्रीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग क्यों कहा जा रहा है, नेशनल हाईवे को नेशनल हाईवे क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर है। सादिया से धुबरी तक के दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बोला जा रहा है ना। क्लियर हो गया ना, यहां तक हम लोग का ब्रह्मपुत्र खत्म होता है, ठीक है। आगे हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की नदियां पढ़ेंगे। टाइम हो गया क्या? क्या बोले? हाँ, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो जगह कॉन्सेप्ट है। हम लोग सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल देखेंगे, लंबाई देखेंगे, और कहाँ पर जाके मिल रही है इसको देखेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ समझ रहे हैं ना, जो इस साइड है ना, नीचे में जो इस साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, इस साइड क्या है? हाँ, इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? 3। कहाँ पर है एक समुद्र और? नीचे में। कौन सा समुद्र है ये? हाँ, हिंद महासागर। मैं डर गया था, कौन सा सागर है जो मैं नहीं पढ़ा हूँ करके, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जहां पर चुपचाप याद करने बोलूं याद कर लेना, जहां पर कॉन्सेप्ट होगा मैं खुद बताऊंगा, ठीक है। वहां पर समझना जरूर रोक के। प्रायद्वीपी पठार की नदियां, ये तो क्लियर हो गया था भारत की नदी के बारे में, ये चीज़ हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। प्रायद्वीपी पठार की प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे, मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां, ठीक है। फ्लो चार्ट है ऐसे ही। हाँ, ये क्या है, दक्षिण भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक जो है अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक है। समझ? हाँ, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, एक है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक है अरब सागर में गिरती है। तो इसको तो एक आप रैंडम लिख लीजिए, पूरा उतार लीजिए याद करने के लिए, ठीक है। दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है। महानदी कहाँ बहती है मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बहती है क्या? ठीक। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी, ठीक है। और क्या है अरब सागर में? अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? हम्म, है ना। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। शरावती नदी, ये गंगावली नदी, ये बहुत छोटी छोटी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लो। ट्रिक से समानता, क्या? साबरमती, स से, माँ से माही नदी, न से नर्मदा, और त से ताप्ती। एक बार में एक शब्द में ये आपका अरब सागर वाला नदी क्लियर हो गया,
ठीक है इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसको याद रखिए। इंपॉर्टेंट तो सब है। हम्म हम्म। एक लूनी नदी भी पढ़ते हैं, या लूनी नदी। माही नदी के एक कॉन्सेप्ट मुझे याद आ रहा है, ये कर्क रेखा को ना दो बार काटती है शायद। कर्क रेखा को दो बार काटती है का मतलब क्या? हाँ, मैं समझ रहा था कैची ऐसी लेके तो नहीं काटती करके। कैसे काटती होगी? मतलब ये कर्क रेखा है ना। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से निकली जैसे माही नदी, तो एक बार काटी, फिर ऐसे काट के, ठीक है, इस तरह से, या ऐसे हो सकता है। यहाँ से निकली, एक बार काटी, फिर दूसरी बार काट के ऐसे अरब सागर में। ठीक है। क्या बोल रहे हो? पर नहीं होगा, आगे देखते हैं ना। आगे देखते हैं, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिए? हो गया। कृष्णा कावेरी पेन्नार है ना। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। हुगली नदी बताया था ना, हुगली नदी किसका हिस्सा है हुगली नदी? हाँ, ठीक है। दामोदर नदी बताया था, ये हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये हुगली नदी में मिलते हैं, फिर उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। वैतरणी नदी, ये तो देख लिए ना। आपने लिखा था ना, कहाँ तक लिखा था? कावेरी नदी तक लिखा था क्या? ये दो नदी और लिख लो, ठीक है। देखते हुए चलेंगे कि ये उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन से क्षेत्र में जाता है, और फिर मुहाना कहाँ पर है इसका। मुहाना तो इस नदी का कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, सभी का। आगे बढ़े। दामोदर नदी, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, और उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसको ऐसे ही देखते हुए चलेंगे, ठीक है, स्पीड से। जहां पर कॉन्सेप्ट होगा मैं बताऊंगा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी जो है, वो रांची के पठार से निकलती है, रांची के पठार से झारखंड, है ना। मुहाना कहाँ पर है इसका? मुहाना कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी, सभी नदी का बंगाल की खाड़ी, ठीक है। वैतरणी नदी क्योंझर के पठार से निकलती है, उड़ीसा से, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी, ये दो नदियों से मिलकर बनती है, शंख और कोयल नदी से, ठीक है। राउरकेला में जाकर मिलती है, और ये संयुक्त रूप से ब्राह्मणी नदी कहलाती है। आप जब छत्तीसगढ़ के टर्म्स में जब अपवाद तंत्र पढ़ेंगे ना, तो ये नदी है ना ब्राह्मणी नदी, ये छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र का भाई हिस्सा आता है, बहुत छोटा सा हिस्सा आता है, लेकिन ब्राह्मणी नदी हिस्सा है छत्तीसगढ़ के अपवाद तंत्र का, ठीक है। क्या है? झारखंड से आने वाली दो नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में जाके मिल जाती है, वहां से यह ब्राह्मणी नदी संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? ब्राह्मणी नदी कहलाती है, ठीक है। आखिर में जाके ये वैतरणी नदी से, नदी के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती भाई? और कौन से राज्य से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? 856। और ये छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर बहती है? 886। पक्का? अच्छा, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? कितना किलोमीटर है वो? 4 किलोमीटर कम है, ठीक है।
क्वेश्चन कैसे घुमाता है पता है आपको? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है करके। ठीक है, इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? हम्म। हम्म। इसका मतलब ये है, देखो, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। मैंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी और छत्तीसगढ़ की सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन सी है करके। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। ठीक है, इस छत्तीसगढ़ की बोला मतलब यानी कि छत्तीसगढ़ से वो ओरिजिन तो होती है, लेकिन ये बाहर जा सकती है ना, ये हमारी नदी है क्योंकि यहाँ से निकलती है। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली यानी कि छत्तीसगढ़ से निकलेगी और छत्तीसगढ़ में ही खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इन दोनों के आंसर चेंज हो जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है। गंगरेल डैम इसी नदी पे है। ठीक है, हीराकुंड बांध इसी नदी पर है। ठीक है, आगे इसको डीप में और पढ़ेंगे महानदी को, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सबसे, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाने, पुरानी नदी बहुत। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है इसका? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से इसका उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से। ठीक है, इसकी लंबाई गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है ये, 1465 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ठीक है, भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कितने किलोमीटर है बताया हो ना, लिखाया हो ना? मेरे एक भी नहीं पता भैया। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। जो मैं बता रहा था ना, 4 कुंभ होते हैं, एक कुंभ यहाँ पर होता है, इसको भी याद रखना। ठीक है, क्या कहाँ कहाँ पर बताया था मैं आपको कुंभ? हाँ, 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 नासिक, 4 जगह हो गया। ठीक है, याद रखना। और ये शहरों को याद रखने की जरूर, मतलब कौन सी नदी के किनारे है ये भी याद रखना। तो आपका क्या क्या बोले, प्रयागराज और हरिद्वार तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये नासिक कहाँ पर है स्थित है, कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो फेमस जो शहर है उसको नदी की, कौन सी नदी के तट पर है ये भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट से। ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कहाँ, लंबाई नहीं लिखा है क्या? इसकी लंबाई है 1402 किलोमीटर। ठीक है ना। और कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है। कोयना नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, इसको महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहते हैं, है ना। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट, पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब कावेरी नदी थोड़ी विशेषता रखता है, इसकी विशेषता देख लेते हैं। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि यह पूरे वर्ष पानी से भरा रहता है। ठीक है, ये सदाबहार नदी है एकमात्र। हमने सदाबहार नदी कौन से उसमें पढ़ा है? हिमालय की नदी सदाबहार होती है ना, बाकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ क्या होती है? गर्मी मतलब वर्षा जल पर आधारित होती है, गर्मियों में सूखी हुई दिखाई देती है। ठीक है, या जल स्तर कम होता है इनका। ये जो नदी है एकमात्र ऐसी नदी है कावेरी नदी जो कि सदाबहार नदी है, मतलब पूरे वर्ष जल से भरी हुई होती है। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, है ना, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, हाँ, ये हो गया लूनी नदी। ये कौन सी नदी है? जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, मतलब इस साइड से निकल के ये यहाँ पर गिर जाएगी सारी नदियाँ। ठीक है, लूनी नदी अरावली की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और ये
गिरती नहीं है अरब सागर में, ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है मरुस्थल में। ठीक है, मतलब अरब सागर में नहीं बहती ना, कच्छ का रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, जैसे सरस्वती नदी विलुप्त होती है। देखते हैं क्या, गंगा जमुना सरस्वती संगम है ना प्रयागराज में, कहाँ है सरस्वती नदी, मैंने बताया था ना। उसी तरीके से ये भी विलुप्त हो जाती है। ठीक है, साबरमती नदी है ना, ये कहाँ, उदयपुर के जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है ये भी, और कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, इधर लिख लिए थे क्या, सब समानता लिख लिए थे क्या, है ना। ठीक, हाँ, माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर कहाँ पर मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसका ढाल पश्चिम में है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आएगा ना, सुन रहे हो, हेलो, एक कॉन्सेप्ट आएगा जो यहाँ इस तरफ की जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर वाली नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, क्या होता है सूर्य, मुझे बताएंगे क्या। हाँ तो कुछ तो करती होगी, डेल्टा निर्माण नहीं करती। डेल्टा निर्माण करने का कारण क्या था। हाँ, देखो, आप देखेंगे इस साइड देखना, इस साइड पश्चिमी घाट है, ठीक है ना, इस साइड थोड़ा सा मैदानी हिस्सा है, मतलब कि इस इधर स्लोप कम है। आप समझ रहे हैं, जिधर स्लोप कम है नदी स्लो बहेगी, और स्लो बहेगी तो डेल्टा का निर्माण करेगी। ठीक है ना, और इधर क्या है, तीव्र ढाल है बहुत। ठीक है, और भ्रंश घाटियां हैं, भ्रंश घाटियां मतलब कि दरारें जो आ जाती है ना पहाड़ में, चट्टान में, ठीक है, उसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। उससे वो नदी डायरेक्ट जाती है और तीव्र, मतलब जाकर सीधा एस्चुरी में मिल जाती है। देखिए आगे देखते हैं, आगे स्लाइड में है, ये इस तरह से होता है। डेल्टा क्या होता है समझ में आ रहा है, ये नदी गई, ढाल स्लोप कम हुआ, ये दो तीन भागों में विभक्त हो गई। ठीक है, वहीं एस्चुरी क्या होता है, सीधा मुहाना होता है, जाके सीधा मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं, देख लो ध्यान से, है ना। आगे है, ठीक है, दोबारा हो गया स्लाइड। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, और कहाँ पर मिल जाती है, खंबात की खाड़ी से जाकर अरब सागर में मिल जाती है। मांडवी नदी, आप उतारते जा रहे हैं ना उद्गम स्थल को, यहाँ पर जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होंगी उसको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रटना है। मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है पश्चिम घाट में, और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जुआरी नदी गोवा से निकलती है, ठीक है, और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। पेरियार नदी केरल से निकलती है, ठीक है। भरतपुजा नदी तमिलनाडु और केरल से, और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो हैं वो खत्म हुआ। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। कुछ डाउट है क्या।